का ये विषय और मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है, इसको आपने इसी बात से अनुभव किया होगा कि यह मीटिंग हम ऑनलाइन भी आपके साथ में कर सकते थे और पहले की भी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वयं ये इच्छा रही कि इस मीटिंग को हम ऑनलाइन नहीं करेंगे। जो जो लोग इस मिशन में सहयोग कर सकते हैं, उन सब जिम्मेदार अधिकारियों को हम आमने सामने बैठ करके बातचीत करेंगे। तो यह मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव जी महोदय ने विशेष रूप से, आपको लंबी यात्रा भी तय करनी पड़ी है, काम छोड़ करके भी आए हैं, तो अनुभव किया होगा काम छोड़ करके एक महत्वपूर्ण काम के लिए आप बुलाए गए। आदरणीय बंधुगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा क्लियर अपना संदेश हम सबको दिया है। अब तक ये सही बात है जो उन्होंने कही कि हमारा जो कृषि विभाग है, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और जो खेती बाड़ी से जुड़ा हमारा विभाग है, वो अब तक इस कार्यक्रम को गवर्नर का कार्यक्रम समझता रहा और इनकी जब मीटिंग होती रही है उसमें ये खुल करके इस बात पे बोलते थे कि ये काम तब तक चलेगा जब तक गवर्नर जी हैं, वो यहां से चले जाएंगे तो ये कार्यक्रम भी तुरंत चला जाएगा। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और मुख्य सचिव महोदय का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आप सब बहुत जिम्मेदार लोग हैं। इसको मेरा काम है या आपका या सरकार का, ये विषय ही नहीं है। ये तो मानवता का, इंसानियत का, जीव जगत का भला हम कितना कर सकते हैं उसका काम है। आप सब बहुत प्रबुद्ध, विद्वान और अपने अपने विषय के पंडित लोग हैं। थोड़ा विचार करो, एक घर में एक आदमी को कैंसर होता है, उस घर की क्या स्थिति है वहां जाना चाहिए हमें। सारे घर की नींद चली जाती है, सारे घर का पैसा चला जाता है, जिंदगी दुखों का घर बन जाती है। आज अस्पताल भरे पड़े हैं और ये जो बात मैं कहने लगा हूं आंकड़ों के साथ आपके बीच में रखूंगा। अभी 20 दिन पहले कैंसर इंस्टीट्यूट यहां पर है अपना अहमदाबाद में, और कैंसर सोसाइटी है पूरे प्रदेश की जिसका मैं अध्यक्ष हूं, और पंकज पटेल जी जो जायडस कंपनी के मालिक हैं वो उसके उपाध्यक्ष हैं। अभी 20 दिन पहले उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उस बैठक में मैं गया तो मैंने जानकारी ली और उन्होंने मेरे से पहले ही दे रहे थे। ये ध्यान से कृपया आप सुनिए। उनके आंकड़े हैं डॉक्टर्स के, वहां 200-250 डॉक्टर थे। उन्होंने कहा 3 गुनी स्पीड से कैंसर बढ़ा है पिछले दिनों में, 3 गुना। हमारे ही किन्हीं अधिकारी की धर्मपत्नी अभी कल परसों गई है। इस चीज का क्या हमारे कभी ध्यान में नहीं आती? ये सब कुछ क्यों है? बिना कारण के कार्य दुनिया में नहीं होता। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है, दर्शन शास्त्र में, कारणाभावात् कार्य भावन न तो कारणाभावात् कार्य भावन। कोई आदमी यूं कहे कि जी धुआं हो रहा था, आग बिल्कुल नहीं थी, वर्षा बहुत हुई, बादल बिल्कुल नहीं थे, संभव है? क्यों साहब? नहीं है ना। बादल होगा तो वर्षा होगी,
अग्नि होगी तो धुआं होगा। ये सोचना कि रात तो हमारे साथ पार्टी में था, सवेरे मर गया, रात तो कल तो मेरे साथ घूमने गया था, सवेरे ही चला गया। एक दम नाम की चीज दुनिया में कोई नहीं होती। कारण बनता है तब परिणाम आता है। आज अस्पताल भरे पड़े, पैर से काम कम हो गया, घुटने सब बदलवा रहे हैं। अपने प्रदेश का पिछले महीनों में देखा आपने, कुछ ही दिनों में 28 बच्चे 12वीं क्लास से नीचे हार्ट अटैक से मर गए। ये सब कुछ बिना कारण यूं ही चल रहा है, पहले कभी नहीं होता था। और आपने मेरे भाषण भी सुने हैं, सब जिलों में मैं जाता हूं, ये बातें रखता हूं। ईमानदारी से विचार करो, जब 60 के दशक से पहले यूरिया डीएपी ये जहर नहीं था, किसी ने कैंसर नाम की बीमारी सुनी थी? हार्ट अटैक को कोई जानता था? डायबिटीज को कोई जानता था? पैनक्रियाज कोई बदलते थे, किडनी कोई बदलता था? कोई भी असाध्य रोग ऐसा नहीं था। और ये इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसके साथ और एक समस्या जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं तो इस पे बहुत पढ़ता हूं और सुनता हूं। अब दुख की बात यह है, बड़े बड़े पढ़े लिखे पति पत्नी के घर में अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं, मंद बुद्धि बच्चे पैदा हो रहे हैं। हाँ या ना? आप बोलो मेरे साथ, मैं तो बच्चे पढ़ाने वाला गुरुजी रहा हूं। आप बातचीत करो, आज कितना कीमती समय आप निकाल के आए, आपके आने जाने पर प्रदेश का कितना व्यय हुआ। लेकिन आज की ये मीटिंग इस देश और प्रदेश के लिए भाग्य बदलने वाली बननी चाहिए। अभी मेरे पास ये एक आंकड़े, पत्रिका एक अखबार आता है हिंदी का, राजस्थान से छपता, उसने एक लेख लिखा, विकास की मृत्यु यात्रा। जिस बात पे जोर लगा रहे हैं सारे हम, उत्पादन बढ़ाओ उत्पादन बढ़ाओ उत्पादन बढ़ाओ, लेकिन उत्पादन जो बढ़ा उसमें है क्या? अब उसके परिणाम ये, इसमें पूरी डिटेल है, लंबी नहीं करूंगा, केवल इतनी सुनिए। कृषि वैज्ञानिकों के एक विश्लेषण के अनुसार गेहूं चावल की उच्च उत्पादकता की जो प्रजातियां विकसित की गई हैं, उनमें जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा आधी रह गई है। ये सुनने वाली बात है। यह विश्लेषण रिपोर्ट इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन तेलंगाना के 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने मिलकर संयुक्त रूप से तैयार की। ये रिपोर्ट है आईसीआर के साइंटिस्ट की। आप और हम इस समय अपने बच्चों को खुद जो खा रहे हैं, उनमें 45% पोषक तत्व हैं ही नहीं। किस कारण नहीं, वो रिपोर्ट मैंने, आप मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें पोषक तत्व क्यों नहीं रहे? क्योंकि धरती में वो जो तत्व थे वो बचे ही नहीं हैं। यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, हाइब्रिड बीज, इनके कारण वो तत्व धरती मां में नहीं बचे तो वो पौधे में कैसे आएंगे? अनाजों में नहीं आए तो हमें कैसे मिलेंगे? और तीसरी रिपोर्ट उसमें क्या है कि भारत में इस समय बच्चे और लोगों में मोटापा बढ़ रहा है और कुपोषण का शिकार है। सोचिए आप, मोटे दिखेंगे, बलवान तकड़े, अंदर कुछ भी नहीं है। ये सब का परिणाम ये जहर वाली खेती है। तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। सबकी वैक्सीन निकल जाती, ग्लोबल वार्मिंग का बताओ आप और हमारे पास क्या इलाज है? केवल एक ही तरीका है कि जिन कारणों से बढ़ती हो कारण रोके जाने चाहिए। हाँ या ना? यही तरीका ना।
अब ये जो रासायनिक खेती है, इसमें यूरिया डीएपी जो डालता है खेडूत किसान खेत में, इसमें नाइट्रोजन है, और वो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एक तीसरी गैस पैदा होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है। आप सोचिए, लाखों करोड़ों टन यूरिया डीएपी इस धरती मां को जहरीला बनाने के लिए डाला जाता है, और वो सारा ऑक्सीजन के संपर्क में आकर नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करके ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है। और ये आंकड़े मेरे नहीं, नीति आयोग के हैं। 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है, और किसी हद तक जैविक खेती भी जिम्मेदार है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना क्लियर हमारे बीच में रखा। वो युवा जैविक जैविक बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने कितना सरल रूप से बताया, जैविक खेती बिल्कुल अलग है और प्राकृतिक अलग है। आप में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हर जहर मुक्त खेती को ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा नहीं है जिसका प्रचार गुजरात में चल रहा है, ये नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में गोबर की खाद भारी मात्रा में प्रयोग होती है, उससे निंदामण पैदा होता है, किसान की लेबर खर्चा बढ़ता है। उसमें जो हलसिया अर्थवर्म है वो भारत का है ही नहीं, वो विदेशी है। वो मिट्टी खाता नहीं, केवल गोबर खाता है, और एक निश्चित तापमान न हाई सहन कर पाता न लो, उसमें मर जाता है। वो धरती में छिद्र भी नहीं बना पाता, शरीर से हैवी मेटल छोड़ता, बीमारियां पैदा करता है। ये है जैविक खेती। और जब उसमें भारी मात्रा में गोबर की खाद डालते हैं, खाद, तो उसमें मीथेन पैदा होती है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 22 गुना ज्यादा खतरनाक है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से भी 22 गुना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यूरिया डीएपी उससे 312 गुना ज्यादा खतरनाक है। और दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग की है, इससे भी निजात केवल रासायनिक खेती से, मुक्ति से। अब प्राकृतिक खेती क्या है? ये सूक्ष्म जीवाणु की खेती है, ये हलसियार्थवर्म की खेती है, सैकड़ों तरह के बैक्टीरिया, ये जो देसी गाय माता है इसके पेट में है वो। और ये वैसे धार्मिक पाखंड नहीं है। 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट मेरे पास इस समय काम करते हैं। डॉक्टर टिम्बड़िया जी यहाँ बैठे हैं, जो अभी प्राकृतिक यूनिवर्सिटी सरकार ने बनाई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, इनकी सरकार को बहुत बधाई देता हूं कि विश्व की, दुनिया की पहली प्राकृतिक यूनिवर्सिटी गुजरात ने बनाने का श्रेय प्राप्त किया। ये जानते हैं उन 12 साइंटिस्ट, ये भी उनमें है जो मिलके काम करते हैं। ऐसी रिपोर्ट उन्होंने दी है, और ये सारे ही रासायनिक खेती करते थे, सारे ही मेरे विरोधी थे। अब सारों ने जब मेरा खेत देखा, मेरी मिट्टी की टेस्टिंग की, अनेक प्राकृतिक लोगों को देखा, तो अब सब बदल गए। और मुझे खुशी है, आप में से बहुत सारे डीडीओ और कलेक्टर महोदय भी मेरा खेत देख के आए। अब तो कुछ बदल गए हैं, लेकिन जो गए हैं वो दूसरों को जरूर बताएं। और मेरे को बहुत खुशी हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मेरा खेत देखा है, और सीएस साहब अब की बार स्वयं चल के गए, राजकुमार जी। और आने के बाद इन्होंने जितनी मेहनत से हमारे मिशन को बढ़ाने का काम किया, मैं माननीय राजकुमार जी का बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। लंबी बात न करते हुए इसके 4-5 आयाम हमारे आदरणीय राकेश साहब ने बताए। एक भी पूरे गुजरात में जो प्राकृतिक खेती पिछले 3-4 साल से करता, आप उससे मिलना,
यदि वो पांचों आयाम विधिवत करता है तो प्राकृतिक खेती में घाटा हो ही नहीं सकता। जैविक खेती में 3 साल उत्पादन नहीं पूरा मिलता, लेकिन प्राकृतिक में पहले ही साल पूरा मिलेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने 200 एकड़ में ये करके देखा है। मैंने 3 साल जैविक खेती भी की, रासायनिक के बाद सफल नहीं हुआ, तब मैंने प्राकृतिक की। और जब मैं पूर्ण सफल हुआ तो हिमाचल प्रदेश में मैं गांव के घर घर खेतों में जाता था, किसानों को इकट्ठा करके बात समझाता था। और वो परिणाम क्या हुआ, 2 साल में वहां 50,000 व्यक्ति, जबकि वहां दूसरी सरकार थी, उनकी रुचि नहीं थी, फिर भी मैंने 50,000 लोग वहां तैयार किए। और एक ऐसा अधिकारी मेरे को, आईएएस अधिकारी राकेश कंवर नाम के, जैसे आज आपकी मीटिंग है वैसे मुख्यमंत्री जी ने वहां बुलाई थी। सारे प्रदेश के सीनियर आईएएस अधिकारी थे उसमें, कलेक्टर भी थे। और मैंने एक ही बात कही, जब मैंने पूरा विषय प्रस्तुत किया तो सबसे कहा, ईमानदारी से कोई ऐसा अधिकारी ईमानदारी से, स्वेच्छा से, ये दबाव का विषय नहीं है। आदमी काम से नहीं थकता, काम को बोझ समझने से थकता है। तो आप में कोई ऐसा अधिकारी जिसने मेरी बात पूरी सुनी हो और ईमानदारी से कहे मैं इस काम को आगे बढ़ाऊंगा, तो वहां एक राकेश कंवर जी सीनियर आईएएस अधिकारी, उन्होंने खड़ा होकर कहा, मैंने आपके विषय को समझा है, आपकी लिखी पुस्तक को मैं पहले ही पढ़ के आया हूं, मैं जिम्मेदारी से इस काम को करूंगा। और मुख्यमंत्री जी ने उनको कृषि विभाग का सचिव बनाया और मेरे राजभवन का भी सचिव उनको बनाया। और हमने जिस गति से काम किया, आज पूरे हिमाचल प्रदेश में एक सिंगल भी ऐसी पंचायत नहीं है जिसमें प्राकृतिक खेती ना होती हो। इतना जबरदस्त अभियान वहां पे चला और पूरे देश में अब वातावरण बना हुआ है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस समय देखो, इस परिस्थिति में 9 लाख किसान गुजरात में प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं, 9 लाख। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा, 3,08,000, इतना ही है ना आंकड़ा। हमारे एग्रीकल्चर के डायरेक्टर साहब बैठे, इन्होंने दिए मेरे को बना के, 3,08,748 मीट्रिक टन यूरिया डीएपी की खपत इस साल प्रदेश में अब तक कम हुई है। कितनी बड़ी प्रसन्नता का विषय। अब हमारे भी हौसले बुलंद हैं। प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं, हर बार मेरे से प्राकृतिक खेती की पूछते हैं और मैं उनको ये आंकड़े देता था जो मेरे को रबारी जी देते थे और ये सोलंकी जी देते थे। और वो मेरे से पूछते हैं, आंकड़े तो आप हर बार देते, यूरिया डीएपी कितना कम हुआ? अब इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं होता था। मेरे को कहते थे, मैं जब आपकी खेती को मानूंगा जब यूरिया डीएपी खपत कम होगी, नहीं तो ये आंकड़े आप लोगों के अपने चलते रहे, मेरे को इससे मतलब नहीं। अब की बार पहली बार वो इतने प्रसन्न थे कि अभी आपको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, इसी 19 तारीख को कृषि मंत्रालय से मेरे को फोन आ गया कि साहब, एक तो हम अनेक आपके पास वहां गुजरात में आए, आप अकेले आएंगे तो सब हम यही मिल जाएंगे। तो अब पूरे भारत सरकार का कृषि मंत्रालय की मेरे साथ 19 अभी मार्च को मीटिंग है और इसी विषय पे चर्चा होगी। तो ये चर्चा केवल इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश की धरती की पीड़ा को कितनी गंभीरता से बोलते हैं और अपने हर विषय में कहीं ना कहीं इसको ला करके वो समझते हैं कि खेडूत समृद्ध होना चाहिए, धरती मां बचनी चाहिए, पानी बचना चाहिए, हवा बचनी चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य बचना चाहिए। भारत सरकार का 2.5 लाख करोड़ रुपया
एक साल में यूरिया डीएपी की खरीद के लिए विदेशों में जाता है 2.5 लाख करोड़, कितनी बड़ी राशि। और हम जितने आज लोग बैठे, यदि ईमानदारी से हम कर्तव्य भावना से इस काम पर जुट जाएं तो ये आज जितने लोग हैं ना, इन्हीं का काम है बस ये। और मैं आपके साथ हूं, मुख्यमंत्री जी हैं, सीएस साहब हैं। यदि हम एक परिवार की तरह ये लक्ष्य बना लें कि हमने भारत में एक नया अभियान चलाकर इस गुजरात जो हर क्षेत्र में अग्रणी है, आज आदर्श स्टेट है, माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन काम करते हैं, कितना परिश्रम इन द्वारा। प्रधानमंत्री जी से वैसे मैंने पूछ लिया, परसों थे, मैं साथ था, साहब आप सोते भी हैं कि नहीं? तो उनका उत्तर था, सोने में मेरी कोई रुचि नहीं है, कोई रुचि नहीं है, छोटी जिंदगी मिली है, जितना देश के लिए कर जाऊं बस प्रयास ये रहता है। सोच देखो एक आदमी की, आप विचार करो, यदि हम सब इस सोच को लेकर के चलें तो उनके विचार को कितनी हम ताकत दे सकते हैं। 2047 तक उनका सपना मेरा देश विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिए, सारे देश में निर्माण कार्य, कितना बड़ा काम हो रहा है। यदि ये काम हो, एक अंत में मैं निवेदन, एक प्राकृतिक खेती नहीं है, ध्यान से प्लीज, ये केवल एक काम नहीं है। यदि प्राकृतिक खेती करते हैं तो इससे पर्यावरण, तो पर्यावरण बचेगा। और पानी के लिए सिस्टम, हम को मैं बधाई देता कि मिशन में भी आप द्वार अपने धन में बहुत बड़ा भी, लेकिन प्राकृतिक का वर्षा पानी वही जो हल, ये इतने छिद्र देखिए कि नहीं आप, 15 लाख में काम करता है, 1 एकड़ में घंटे जो इसी काम पे लगा रहा है, अरबों छिद्र बना। अभी पिछले दिनों जी की सेवा में निवेदन, अभी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और उनको प्रेरित किसने किया? माननीय मंत्री जी ने, कि आप आचार्य जी का फार्म वो देख के आए थे। और फिर कोविंद जी ने कहा मेरे को दिखाओ, मैं कहा जरूर। 4 प्रदेशों के गवर्नर थे, रामनाथ को इसी साल जुलाई अगस्त में बहुत वर्षा, यहां डेट फिक्स हो गई, मैं चला गया उनकी अगवानी के लिए। जिस दिन मैं गया इतना पानी बरसा कि 1-1.5 फीट पानी, पाड़ जो थी खेत की सब डूब गई, चारों तरफ पानी पानी। और अगला 1 दिन छोड़कर तीसरे दिन उनको आना था। मेरी चिंता बढ़ी, क्या दिखाऊंगा, यहां तो सारा तबाही हो गई, पानी इतना वर्षा हुई है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, अगले 24-25 घंटे के बाद मेरे खेत में पानी था ही नहीं। उसमें इतने बबल, परपोटा चारों तरफ, वो छिद्र जो हलसिया बनाता, सारा पानी उनके द्वारा धरती के पेट में चला गया। यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और पड़ोस में जितने खेत थे सबकी फसलें बर्बाद हुई। जो रासायनिक करते थे उनको दोबारा लगानी पड़ी फसल, वो लेबर कितनी पड़ी। और यहां पर भी यही हुआ सोलंकी जी। 3 जिले हैं, अमरेली, सुरेंद्रनगर और बोटाद। यहां कलेक्टर बैठे हो तो वो सुनेंगे, उनका यूरिया डीएपी नहीं घटा, बढ़ा है, बाकी सबका घटा है। 3 जिलों का यूरिया इस रिपोर्ट में बढ़ा मिला,
मुझे पता लगा वहां वर्षा में जो फसल बर्बाद हुई, किसान ने दोबारा लगाई और उतना यूरिया डीएपी फिर डाला, उससे वो बढ़ा है। कितने साफ आंकड़े आ रहे हैं। यदि सारी धरती पे प्राकृतिक खेती हो जाए तो बाढ़ आ ही नहीं सकती और अकाल भी नहीं पड़ सकता। अकाल कैसे नहीं पड़ेगा? ये जो हड़सिया ना, ये 8-10 फीट तक छिद्र करता है ऐसे, और वो छिद्र बंद नहीं होता, उसको वर्मी वो से लिपाई करता है और वहां तक धरती को ऑक्सीजन मिलती है 8-10 फीट तक, तो उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। और जब आपने देखा होगा, आप मई जून के महीने में लूएं चलती, गर्मी है, पानी कहीं नहीं है, आप धरती को 2 फीट खोदिए फावड़े से, नीचे बेज मिलेगा कि नहीं? नमी मिलेगी ना। तो नीचे जो नमी है, जब धरती तपेगी तो नीचे वाष्प बनेगा और वो वाष्प उन हड़सिए के छिद्र से ऊपर आके पौधे की जड़ की सिंचाई करेगा। अकाल में भी पौधा नहीं सूख सकेगा। जंगल में यही तो नियम काम करता है। जंगल में यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन देता है? गोबर का छाण कौन डालता है? वहां कौन पानी देने जाता है? वहां कौन जंतुनाशक डालता है? वहां प्रकृति में यही हड़सिया, सूक्ष्म जीवाणु यही काम करते हैं। जो नियम वहां काम करे वही खेती में आएगा, प्राकृतिक में। तो इस खेती में उत्पादन नहीं घटता, हर साल बढ़ता, हर साल बढ़ेगा। यहां एग्रीकल्चर साइंटिस्ट 4 बैठे, हमारे वाइस चांसलर है 4, ये हमारे आदरणीय बड़ा सहयोग कर रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं से आप प्रश्न कीजिए, देखिए मोटा कतई आंकड़ा। क्यों जी? धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो धरती उपजाऊ बनेगी कि नहीं? और ऑर्गेनिक कार्बन घटेगा तो धरती बंजर बनेगी कि नहीं? क्यों साहब? सीधा फार्मूला है। धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो ज्यादा पैदावार देगी, घटेगा तो वो बंजर होके पैदावार नहीं देगी। दुनिया का, इसको ध्यान करना, विश्व का कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ये सिद्ध कर दे यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक दवाई डालने से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, तो हम अपने इस अभियान को तुरंत बंद कर देंगे। कोई दुनिया का साइंटिस्ट, हां इससे ऑर्गेनिक कार्बन घटता है, बताओ जी हाँ या ना? बोलो जी, इनको सुना नहीं? घटता ना। और इसका प्रमाण है, मुख्यमंत्री जी जब 60 के दशक में डॉक्टर स्वामीनाथन, मैंने जैसे साइंटिस्ट अमेरिका से पढ़ के आए, उन्होंने जब ये रासायनिक खेती शुरू की, वहां के आंकड़े पढ़ो आप, पंतनगर यूनिवर्सिटी में आज भी रखे। उन्होंने भारत की सारी सोइल की टेस्टिंग कराई तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन था 2 से 2.5% पूरे देश का। और इस समय आज के दिन पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन है 0.2, 0.345 से नीचे। और ये साइंटिस्ट बैठे हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की भाषा में, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। सारे देश की धरती इस रासायनिक खेती ने बंजर बना दी। और इसका परिणाम, इसका प्रमाण स्वामीनाथन के आंकड़े पढ़ो। जब ये शुरू हुई तो उन्होंने 1 हेक्टेयर में 13 किलो नाइट्रोजन डालने की सिफारिश की। ध्यान करिए, 13 किलो 1 हेक्टेयर में। और आज हमारा किसान 1 एकड़ में 13 बैग एक फसल में डालता। क्यों? क्योंकि धरती बंजर हो चुकी है। उससे बलात् लेने के लिए जहर डालना पड़ता है। और एक समय आएगा, यूएनओ की रिपोर्ट है कि यही खेती 50 साल होती रही तो सारी दुनिया की धरती ऐसी हो जाएगी जैसे घर का फर्श होता है, एक तिनका भी पैदा नहीं होगा। इस
यूरिया डीएपी के बैग में 50% तो नमक है। आप जिस प्रदेश में हैं, समुद्र किनारे जिस जगह नमकीन भूमि वहां तिनका है, नमकीन के कारण तिनका नहीं। और हम पैसे विदेश को देकर जहर खरीद के धरती को नमकीन बनाने पर लगे हुए हैं, बंजर बना रहे जमीन को। ये हो रहा है। अब ये सारे आंकड़े जो मैंने दिए हैं, कोई इनका विरोध करके दिखाए, किसी पे इनका कोई उत्तर नहीं। एक ही बस रट लगी, उत्पादन 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 में तो बचा ही कुछ नहीं। 45% तो पोषक तत्व ही नहीं बचे, आगे क्या होगा? तो इसका केवल और केवल मात्र समाधान है प्राकृतिक खेती। इस खेती में पर्यावरण बचेगा, पानी बचेगा, पानी की शुद्धता बचेगी, धरती मां जहरीली होने से बचेगी, आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ जमीन मिलेगी, भूमिगत जल बचेगा, देसी गाय बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा, किसान की आय बढ़ेगी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, देश का किसान समृद्ध हो, उन्नत हो, खुशहाल हो। किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। क्यों? इस खेती में खर्चा है ही नहीं, इसमें लागत है ही नहीं, केवल गाय चाहिए घर में। किसान शेरडी से गन्ना गुड़ पैदा करता है, दाल उसके खेत में होती है, गाय उसके घर में, बाजार से लेना ही कुछ नहीं है। इसमें जो जीवामृत, घन जीवामृत है, इनपुट कोई बाजार से खरीदना नहीं। जैविक खेती और रासायनिक खेती दोनों में बाहर से खरीदना पड़ता है। किसान की जेब से पैसा जाएगा, इसमें कुछ नहीं खरीदना, घर में ही सब कुछ किसान के होगा। उत्पादन पूरा मिलेगा, धरती बंजर नहीं होगी, लागत लगेगी नहीं, तो इनकम बढ़ेगी क्या? नहीं। क्यों साहब? इससे बढ़ेगी। और आने वाली पीढ़ियां, आप और हम जितने बैठे ना मेरे सहित, अपने बच्चों के भविष्य को सोचो, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचो। आज जिम्मेदार मैं और आप हैं। ये जो अनर्थ है इसके जिम्मेदार हम हैं। यदि इससे मुक्ति नहीं दिलाई तो आने वाली पीढ़ियां मेरे को और आपको माफ नहीं करेंगी कि हमारे बड़े कौन थे जिन्होंने ना नाक में लेने की हवा शुद्ध छोड़ी, ना धरती में पानी छोड़ा, ना धरती को फसल उगाने लायक छोड़ा। एक प्राणी भगवान ने गौ माता के रूप में दिया था, उसकी भी प्रजातियां नष्ट कर दी, सारे लोगों को अस्पताल के लिए सौंप दिया। किसान कर्जे में डूब गया। कर्जे में क्यों डूबता किसान? आज उसने कर्जा लिया, यूरिया डीएपी लिया, उसने पेस्टिसाइड ली, खेत बोया, खेत बड़ा हो गया, और जब काटने का समय आंधी तूफान ओले ने फसल खत्म कर दी। आप कोई मेरे को बता दे, आप और मेरे को तो हर महीना तनख्वाह मिल जाती, उसको कहां से मिलेगी? वो तो मर गया। उस कर्जे को वो कभी उतार ही नहीं सकता। लेकिन प्राकृतिक खेती में क्या होगा? उसका खर्चा तो हुआ ही नहीं, उसने अंगूठा तो कहीं लगाया ही नहीं। एक फसल चली भी गई तो बेचारा जैसी जिंदगी जी रहा है अगली हो जाएगी, वो लटकने से तो बचेगा। इस रासायनिक खेती ने कितने किसानों को जीवन से हाथ धोए और जुटे पड़े इसी काम की ओर। इस पे कोई नहीं सोच रहा हम कहां जा रहे हैं। जब विकल्प है कि हम न उत्पादन घटेगा, न खर्चा लगेगा, पर्यावरण, मिट्टी सब कुछ बचेगा, तो इस दिशा में हमने कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसा आज की ये जो बैठक बड़ी महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय ने बुलाई। विषय मेरा लंबा, आपने खूब सुना, शायद बुक मेरी आपके हाथों में आ गई है। नम्र निवेदन मेरा रहेगा, आप व्यस्त बहुत हैं, लेकिन एक बार इसको जरूर पढ़ लें। लंबा समय नहीं, 2-1 घंटे में, 3 घंटे में काम हो जाएगा।
आप जाते जाते गाड़ी में भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है, इस गुजरात की पावन धरा को, जो महापुरुषों की धरती है और आज पूरा देश इस तरफ देखता है, इस प्रदेश को हमने जहर मुक्त बनाना है और तेजी से किसान को समृद्धि की ओर ले जाना चाहिए। और लंबी बात न करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, कृषि सचिव महोदय का, मुख्य सचिव जी का, आप सबका हृदय से आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, इस आशा के साथ कि मैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाता रहा हूं ना, तो वो आदत अभी गई नहीं, मैं आउटपुट जरूर लूंगा। ये जो बात मुख्यमंत्री जी ने मैंने रखी, ये आप लोगों की समझ में आ रही कि नहीं, ये बता दिए। ये करना चाहिए कि नहीं? आप सब सहमत हैं? अब ये मेरा विषय नहीं, मैं तो आपका सहयोगी हूं। ये विषय प्रदेश सरकार का, आप सबका है। सोलंकी जी, ये विषय मेरा नहीं है। आपके पास 3000 आदमी काम करते हैं, उन 3000 को सबको प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दिलाओ, सब वो काम करेंगे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स बैठे, आपकी सारी ट्रेनिंग, जैसे अपना माननीय राकेश जी ने कहा, अब देखो यूरिया डालने की ट्रेनिंग बंद करो, वो तो आपसे पहले ही ज्यादा डालता है खेडूत। आप जो ट्रेनिंग दे रहे वो तो आपसे आगे जा चुका है, अब आपकी सलाह नहीं लेता, वो तो दवाई विक्रेता की सलाह लेता है। क्यों साहब, ऐसा ही कि नहीं? तो अब वो जो दवाई विक्रेता है ना, और जो खाद विक्रेता है, अब वो गाइड करते हैं उसको, आपको नहीं करते। लेकिन हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, केवीके में, वो यही दे रहे हैं। हमने क्या काम करना चाहिए? केवल बीज पे काम करना चाहिए। जितनी यूनिवर्सिटीज हमारी, ये अच्छे बीज जो इस क्लाइमेट में, इस परिवर्तन के युग में, ग्लोबल वार्मिंग के समय भी मुकाबला कर सके प्रकृति का, ऐसे बीजों का निर्माण करो और उनको बचाने का काम प्राकृतिक खेती करेगी। अंत में एक बात मेरे ध्यान में आई, एक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, वो लेख लिखते हैं बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारों में, और वो खेती पर ही लिखते हैं। अभी पिछले दिनों तमिलनाडु में दिवाली के आसपास भयंकर बाढ़ आई थी कि नहीं, याद है ना आपको? एक ही दिन में इतनी वर्षा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान के कारण आई थी। एक ही दिन में इतनी वर्षा हुई जो एक साल में होनी चाहिए। तो उस प्रदेश में कुछ कर्नाटक का हिस्सा, आंध्र का और तमिलनाडु का, 6-6, 7-7 फीट पानी खेतों में खड़ा हो गया। तो वो देवेंद्र शर्मा ने लेख लिखा, वो वहां गए खेतों में, खेडूतों से मिले, उनके बीच में जाके उन्होंने आश्चर्यपूर्ण एक लेख लिखा। आप चाहें तो मैंने दिया शायद आपको। उन्होंने, मुख्यमंत्री जी, क्या लिखा है कि वहां जो जो प्राकृतिक खेती करते थे उनका 5% नुकसान हुआ 7 फीट पानी में, और जो रासायनिक करते थे उनका सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो उन्होंने लिखा, इस ग्लोबल वार्मिंग के युग में मुकाबला करने की क्षमता कोई खेती रखती है तो वो प्राकृतिक खेती है। ये लेख में लिखा उन्होंने, और मैंने अभी अपने खेत में देखा, अभी बेमौसमी वर्षा हमारे यहां हो रही है उत्तर भारत में। गेहूं की फसल है, सबकी गिर गई, आंधी आई, तूफान आया, वर्षा आई, मेरे खेत का एक पौधा नहीं गिरा, सब खड़ा है। वो रासायनिक की गिर गई। क्यों गिरी? क्योंकि नमक धरती को गलाने का काम करता, जो यूरिया डीएपी में, जब धरती में ये पड़ता है ना, तो धरती पत्थर भी बनाता ही। नाइट ये डीएपी तो पिघलता ही नहीं सालों, क्यों साहब, खेत में ही पड़ा रहता, पत्थर है वो धरती को पत्थर बना देता। लेकिन उस पर पानी पड़ता तो वो एकदम बिल्कुल बेढाल हो जाती है, पौधे की जड़ को छोड़ देती है, और उससे पौधा हवा आते ही, पानी आते ही गिर जाता। हमारी धरती में वो जहर नहीं है ना, धरती जड़ को पकड़ के रखती है।
हड़सिया ने धरती को सूक्ष्म जीवाणु ने मुलायम बनाया तो उसकी जड़ें इतनी गहरी चली जाती हैं कि हवा का झोंका उस पौधे को हमारे को नहीं गिराता और ऊन वाला बचता नहीं। जैसे एंटीबायोटिक खाने वाला लोग हर दिन बीमार रहते हैं ना, तो खेती के लिए यूरिया डीएपी एंटीबायोटिक है। और पौधा जो है ना, वो लड़ने की ताकत उसमें नहीं रहती, उसका पौधे का तना वीक पड़ जाता, हवा का झोंका आता तो टूट जाता है। हमारा बिल्कुल नहीं टूटता। मेरा उत्पादन मेरे खेत में, शेरडी आपने देखा था, गए थे ना आप, 18-18 फीट का था। कल मैं शेरडी के इलाके में गया, तापी में। कल मेरा था किसानों का सम्मेलन, डॉक्टर तिम्बड़िया जी ने करा, महिलाएं थी 2000, बहुत शेरडी था। मैंने पूछा कितना लंबा होता है? यूरिया डीएपी खूब डालते हैं और 10 से 12 फीट गन्ना उन्होंने बताया होता लंबा, और मेरे खेत का 18 फीट तक जाता है। एक भी गन्ने में बीमारी नहीं आती, सारा स्वस्थ है। अब खेत में बीमारियां नहीं बंद हो गई मेरे में, क्योंकि धरती में इतनी रेजिस्टेंस आ गई, रोग से लड़ने की ताकत बढ़ गई। हम इतने लोग बैठे, पिछले दिनों कोरोना आया, वो किसको पहले पकड़ता है? जो कमजोर है, जिसमें रेजिस्टेंस उसको नहीं छूता, वो भी सीधा फार्मूला है। तो धरती को जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएंगे, और वो ऑर्गेनिक कार्बन केवल प्राकृतिक खेती से बढ़ेगा। तो आप सब आदरणीयों से नम्र निवेदन है कि इसको मिशन मोड पे हमने चलाना है। 9 लाख हम कर चुके। अगले वर्ष, अभी 1 मई को हमारा स्थापना दिवस है गुजरात का, उस दिन हमने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया था, शुरू किया था। अगले साल, इससे अगले साल हमने 10 लाख नए खेडूत जोड़ने। यह आंकड़ा आप सब स्वीकार करेंगे ना? 20 लाख खेडूत मैं मुख्यमंत्री जी को वचन दे चुका हूं, अभी बैठे पीछे 20 लाख खेडूत। इससे अगले मई में हमने प्राकृतिक खेती के बनाने हैं। इस अभियान के साथ हम सब ने जुटना है, और इसमें सहयोग किनका रहेगा? जितने भी यहां आदरणीय कलेक्टर और डीडीओ हैं, उनसे मेरा निवेदन, कृपया इसको जरूर नोट करें। आप हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कम से कम 8-10 बिक्री केंद्र बनाइए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। और कहां बनाएं? जहां लोगों की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, उन क्षेत्रों में वहां बनाएं जहां गाड़ियों की पार्किंग हो सकती है। उसके लिए आज हमने विशेष रूप से जो हमारे गुजरात के माहिती नियामक महोदय आए हैं ना, पहली बार, साहब कहां है? आपका अभिनंदन है, पहली बार आए साहब, बैठे हैं दोनों। आपसे मेरा निवेदन है, आपका हम पूरा उपयोग लेंगे। आपने एक ही कृपा करनी है, तहसील लेवल पर आपके जितने भी संपादक हैं, पत्र पत्रिकाएं, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वहां जहां वो तहसील में है, वहां के खेडूत की सक्सेस स्टोरी प्रति सप्ताह आनी चाहिए पूरे प्रदेश में। ये काम हम अलग से बैठेंगे, मोटी जानकारी, ताकि सब समझ लें। ये विभाग आपने संभालना है। और उनके बिक्री का काम, वो सारा का सारा डीडीओ और कलेक्टर महोदय देखेंगे। तो आपको शहर के लोग दुआएं देंगे, सब आपके प्रति श्रद्धा भाव रखेंगे, जहर मुक्त खाना आप उनको दे पाएंगे। बाकी पूरा अभियान हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सोलंकी जी और रबारी जी, इनका काम है। जितने एग्रीकल्चर के हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो पूरे प्रदेश में, अब तक हमने 10-10 गांव के क्लस्टर बनाए थे, अब हम 5 गांव का क्लस्टर बनाएंगे। 5 गांव 2 लोगों को देंगे, हर गांव में मॉडल फार्म होगा। उसके लिए अभी आदरणीय सीएस साहब ने महिला मंडल को हमारे साथ जोड़ा है, सखी मंडल को, और वो बहनों को हम अलग ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक गांव में एक बहन को हम छोड़ेंगे, 2 भी होंगी, 2 रहेंगी।
ताकि वो बहनों में काम करें, भाई भाइयों में काम करें, पूरे पूरे गांव को हम बदल लें। ये तरीके हम हर महीना बैठते हैं, राजभवन में हमारी बैठकें होती रहेंगी, रहूंगी। अब हम और मजबूती से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जितने कलेक्टर महोदय हैं, डीडीओ महोदय हैं, उनसे आग्रह, आप हर सप्ताह शाम को जिस दिन खाली हो, कोई डेट फिक्स नहीं है, आप पे थोड़ा खाली समय है, प्राकृतिक खेती के किसी किसान के खेत में चले जाएं, वहां से आपको शुद्ध सब्जी भी मिल जाएगी और उस खेडूत का इतना मनोबल बढ़ेगा कि सारा गांव कहेगा तू भी करता तो कलेक्टर साहब तेरे भी यहां आ जाते। कितना उसका गर्व होगा। आप अलग अलग, कहीं डीडीओ साहब चले गए, कहीं कलेक्टर महोदय चले गए, तो अपने अपने क्षेत्र में हर तालुका में ये एक वातावरण बने और इसका सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस पे अधिक से अधिक प्रचार हो। जहां आप हाट बनाते हैं सामान बेचने की, वहां बोर्ड लगे, वहां कोई यूरिया डीएपी वाला न जाने पाए। उसके लिए हमारे खेडूत भी आपके साथ हैं और कर्मचारी भी, वही लोग आए जो प्राकृतिक बेचते हैं। और अपना मान्य सीएस साहब राजकुमार जी खुद गंभीर हैं, वो एक प्लान बना रहे हैं कि हम इसका सर्टिफिकेशन का काम पूरे गुजरात का अलग से करें। इस दिशा में वो सोच रहे हैं, आगे ये नीतियां बनेगी तो मोटी मोटी ये तरीके हम अपनाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है, आप जो कीमती समय निकाल करके आए, माननीय मुख्यमंत्री जी सीएस महोदय ने स्पेशल ये मीटिंग बुलाई, ऑनलाइन नहीं कि आगे मिलते रहेंगे, इसलिए बुलाई है कि इसकी गंभीरता को आप समझें। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आपने सुना है, वो कितने मनोभाव से देश के भविष्य को सुधारने पर लगे हैं। हमने इस सहयोग में सहयोगी होना है। आप सबका धन्यवाद। ખૂબ ખૂબ અંતરકરણપૂર્વક આભાર રાજ્યપાલ સાહેબનો. માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના અગાઉ પણ આપણે વિડીયો જોયા